ठीक है, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का मान कितना होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता कहिए या लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण कहिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण कहिए या लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण कहिए। निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का समीकरण या लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। तो चलिए हम लोग इसका पहले डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हमारा हेडलाइन में कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडलाइन में हमारा कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। जब विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। देखिए पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया। विद्युत द्विध्रुव में आवेश होता है प्लस क्यू माइनस क्यू। विद्युत द्विध्रुव में आवेश होता है प्लस क्यू और माइनस क्यू। नाम दे देते हैं ए बी। हमने नाम दे दिया ए बी। इसका मध्य बिंदु ओ है। दो बराबर और विपरीत आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू। मध्य बिंदु ओ है। ये दूरी हो जाएगा एल, ये दूरी हो जाएगा एल। हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। हेडलाइन में कह रहा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था तो हमने पहले विद्युत द्विध्रुव बना दिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा है तो हमने पहले विद्युत द्विध्रुव बना दिया। विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक, कहां पर? लंबवत समद्विभाजक। तो लंबवत समद्विभाजक तो पहले हम लंबवत समद्विभाजक बनाएंगे। लंबवत समद्विभाजक बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। लंबवत समद्विभाजक कह रहा है तो हम पहले लंबवत समद्विभाजक बनाएंगे। तो ये देखिए हमारा लंबवत रेखा हुआ विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। इसके बाद लंबवत समद्विभाजक कह रहा है तो हमने लंबवत समद्विभाजक बना दिया। समद्विभाजक मतलब सम माने बराबर, द्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा। एक ऐसी रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये हमारा लंबवत समद्विभाजक रेखा हुआ। हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया, हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया। उसके बाद एक लंबवत समद्विभाजक रेखा खींचा। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर, लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर, तो लंबवत समद्विभाजक पर यह हमारा आर दूरी पर कोई बिंदु एम है। लंबवत समद्विभाजक पर आर दूरी पर कोई बिंदु एम है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया। इसके बाद लंबवत समद्विभाजक पर लंबवत समद्विभाजक बनाया के किसी बिंदु पर, तो लंबवत समद्विभाजक पर कोई बिंदु एम है जहां हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया। लंबवत समद्विभाजक के तो लंबवत समद्विभाजक बनाया। किसी बिंदु पर हमने वो बिंदु ले लिया एम, जो मध्य बिंदु से कितना दूरी पर है? आर दूरी पर है। तो यहां पर हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। बिंदु एम पर हमें विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जैसा कि हम आपको अक्षीय स्थिति में बताए थे, अक्षीय स्थिति में कि ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, धन आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। सेम कंसेप्ट यहां भी हम करेंगे। धन आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं धन आवेश के कारण तीव्रता निकाल के। धन आवेश के कारण हम तीव्रता निकाल के देखेंगे कि धन आवेश के कारण तीव्रता हमारा कितना हो रहा है। धन आवेश के कारण तीव्रता निकाल के हम देखेंगे। तो धन आवेश के कारण तीव्रता निकाले तो इधर हुआ, धन आवेश के कारण तीव्रता निकाले तो इधर हुआ। सवाल है सर उधर क्यों हुआ? धन आवेश के कारण तीव्रता निकाले तो इधर क्यों हुआ? क्योंकि बहादुर आपको पढ़ा चुके हैं कि धन आवेश रहेगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा ढका देगा। धन आवेश रहेगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा ढका देगा, और ऋण आवेश रहेगा तो खींचेगा। धन आवेश रहेगा तो ढका देगा, और ऋण आवेश रहेगा तो खींचेगा।
धन आवेश रहेगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा धक्का देगा, और ऋण आवेश रहेगा तो विद्युत तीव्रता की दिशा खींचेगा। ये प्लस आवेश है, धन आवेश है, तो इसके कारण विद्युत तीव्रता की दिशा धक्का दिया। धन आवेश रहेगा तो धन आवेश का विद्युत तीव्रता की दिशा धक्का देगा, कोई दिक्कत। इसके बाद ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता की दिशा, ऋण आवेश के कारण बात करेंगे हम बाबू। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकाला तो उधर हुआ, ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे, ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे हम, ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो यह हमारा इधर हो जाएगा। धन आवेश के कारण तीव्रता निकाले तो उधर धक्का दिया, और ऋण आवेश के कारण तीव्रता निकाला तो खींच दिया, आकर्षण। धन आवेश का तीव्रता धक्का दिया उधर, ऋण आवेश का तीव्रता आकर्षण हुआ इधर। क्लियर है? चलिए आप देखिएगा, ये आर है, ये एल है, ये आर है, ये एल है, ये लंब है, ये आधार है। तो क्या ये कर्ण अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा? ये आर है, ये एल है, लंब है, ये आधार है, तो कर्ण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह ये आर है, ये एल है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, त्रिभुज ए बी एम में, ए बी एम में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों कोण भी बराबर होगा। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समान भुजा के समूह कोण समान होते हैं। चलिए फिर सुनते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया, प्लस क्यू माइनस क्यू, मध्य बिंदु ओ एल और एल। लंबवत समद्विभाजक, तो लंबवत समद्विभाजक तो हमने लंबवत समद्विभाजक खींचा के किसी बिंदु पर हमने बिंदु ले लिया एम, मध्य बिंदु से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। मध्य बिंदु से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। कोई बिंदु एम है जहां तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। हमने धन आवेश के कारण तीव्रता निकाला E1। इधर क्या हुआ? क्योंकि धन आवेश के कारण धक्का देगा। ये ऋण आवेश है, ऋण आवेश का तीव्रता आकर्षण खींचेगा अपनी ओर, तो ये E1 हुआ, ये E2 हुआ। अब हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है, E1 और E2 को जोड़ना है। आसान तरीका पता था पहले, एक ही दिशा में हो तो प्लस और विपरीत दिशा में हो तो ये ना तो एक ही दिशा में है ना ही विपरीत दिशा में है, तो जोड़ना आसान न होगा बाबू। अच्छी स्थिति वाला बड़ा आसान था, अच्छी स्थिति में विपरीत दिशा हो गया था तो उसमें हमने घटा दिया था। यहाँ दो अलग अलग दिशाओं में है तो हम यहाँ से ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो देखिए, ये आर है, ये एल है, लंब है, ये आधार है, कर्ण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये लंब है, ये आधार है, कर्ण हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के समूह कोण समान होते हैं। किसी भी त्रिभुज में समान भुजा के समूह कोण समान होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें E1 और E2 को जोड़ना है, हमें E1 और E2 को जोड़ना है। तो हमने क्या किया वो देखिए, E1 और E2 को जोड़ने के लिए हमने AB के समानांतर PC रेखा MC रेखा खींचा, AB के समानांतर हमने MC रेखा खींचा, AB के समानांतर हमने MC रेखा खींचा जोड़ने के लिए। क्यों खींचा? जोड़ने के लिए। अब देखिए, AB समानांतर है MC के, AB समानांतर है MC के, और ये तीसरी रेखा काट रही है, तो क्या कह सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर होते हैं? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। AB समानांतर है MC के और ये तीसरी रेखा काट रही है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए, AB समानांतर है, ये AB हुआ, AB समानांतर है MC के और ये तीसरी रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, E1 इसके साथ कितना कोण बनाया है? थीटा। तो आपको पढ़ा चुके हैं कि किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव निकालना चाहते हैं, किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव निकालना चाहते हैं, तो वेक्टर पढ़े होंगे, किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव निकालना चाहते हैं तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कॉस होता है।
उस दिशा के साथ बनाया कोण का क्रॉस। तो E1 इसके साथ कितना कोण बनाया है? थीटा। इसलिए इधर अवयव हो गया E1 cos थीटा। E1 इसके साथ थीटा कोण बनाया है, इसलिए E1 cos थीटा। और cos के लंबवत में E1 sin थीटा। cos के लंबवत में E1 sin थीटा। E2 इसके साथ कितना कोण बनाया है? थीटा। इसलिए E2 का इधर अवयव हो गया E2 cos थीटा। और cos के लंबवत में E2 sin थीटा। E2 जो है इसके साथ थीटा कोण बनाया है, इसलिए इधर हो गया E2 cos थीटा। और cos के लंबवत में E2 sin थीटा। E1 इसके साथ थीटा कोण बनाया है, इसलिए इधर E1 cos थीटा और cos के लंबवत में E1 sin थीटा। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए डायग्राम हुआ। विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का डायग्राम हुआ। एक बार हम लोग फिर से शुरू से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया AB, जिसमें आवेश है प्लस Q और माइनस Q। हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर प्लस इधर और माइनस इधर क्यों दिए हैं? उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किधर भी प्लस और किधर भी माइनस दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसका मध्य बिंदु O है, ये L है, ये L है। लंबवत समद्विभाजक, ये हमारा लंबवत समद्विभाजक रेखा है। इस पर मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु M है, जहां तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। हमने धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाला, धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाला तो धाका दिया उधर। ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाला तो आकर्षण खींचा इधर। क्लियर है? अब देखिए E1 और E2 दो अलग अलग दिशाओं में हो गया। तो एक ही दिशा में होता था तो प्लस और विपरीत दिशा में होता था तो माइनस। या दो अलग अलग दिशाओं में है तो इसको जोड़ना आसान न होगा। तो हमने क्या किया, AB के समानांतर रेखा खींचा MC। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, एक आंतर कोण के नाते, और ये थीटा तो ये भी थीटा, संगत कोण के नाते। E1 इसके साथ थीटा कोण बनाया है, इसलिए E1 cos थीटा और cos के लंबवत में E1 sin थीटा। E2 इसके साथ थीटा कोण बनाया है, इसलिए E2 cos थीटा और cos के लंबवत में E2 sin थीटा। यदि आपको डायग्राम में कोई डाउट हुआ तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। अब हम लोग थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो भी डायग्राम में दिख रहा है उसका लैंग्वेज में लिखते हैं, ध्यान दीजिए। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। आप देख पा रहे हैं चित्र में AB एक विद्युत द्विध्रुव दर्शाया गया है। इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश है। इसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेश है, प्लस Q एवं माइनस Q। बहुत कम दूरी, दो बराबर विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q बहुत कम दूरी 2L पर रखे गए हैं। दो बराबर एवं विपरीत आवेश प्लस Q और माइनस Q बहुत कम दूरी 2L पर रखे गए हैं। इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर लंबवत समद्विभाजक पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर लंबवत समद्विभाजक पर कोई बिंदु M है। कोई बिंदु M है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से R दूरी पर लंबवत समद्विभाजक पर कोई बिंदु M है जहां विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अभी तक आप जो भी देख रहे हैं वो केवल डायग्राम में जो चीजें हैं उसी के बारे में दिखाया गया है। जो डायग्राम में है उसी के बारे में दिखाया गया है।
इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समविभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान कितना होगा। तो हमने आपको डायग्राम दिखाया और डायग्राम में जो भी बातें थी हमने उसको लैंग्वेज में लिखवा दिया कि डायग्राम में कौन कौन क्या है कैसे है उसके बारे में हमने चर्चा कर दी। अब हम देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। तो धन आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता निकालेंगे, फिर ऋण आवेश के कारण बिंदु ए पर तीव्रता निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने का सूत्र आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। माना बिंदु ए पर स्थित आवेश, माना बिंदु ए पर स्थित आवेश, माना बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत तीव्रता, माना बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत तीव्रता कितना है। तो E1 है। ए पर स्थित आवेश के कारण एम पर विद्युत तीव्रता कितना है। तो E1 है। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश अब बाटा दूरी का स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा में दूरी का स्क्वायर। दूरी देखिएगा AM, दूरी हमारा है AM। ध्यान दीजिएगा आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। तो आवेश बटा दूरी का स्क्वायर, तो दूरी हो गया AM और AM का मान दिया है √r² प्लस l स्क्वायर। AM का मान दिया है √r² प्लस l स्क्वायर। तो √r² प्लस l स्क्वायर दिया है, तो रूट में जो मान दिया हुआ r² प्लस l स्क्वायर, तो शायद आप लोग जानते होंगे कि जब रूट में दिया हुआ है और यहाँ रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट घट जाएगा। जब हम यहाँ पर r² प्लस l स्क्वायर रूट में रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। चूंकि ये धन आवेश के कारण तीव्रता है तो धन आवेश के कारण तीव्रता धक्का देगा, धन आवेश का तीव्रता धक्का देगा, धक्का देगा अपने से दूर। तो अपने से दूर तो ए से एम की ओर, ए से एम की ओर, तो धक्का दिया ए से एम की ओर। समीकरण नंबर 1। पुनः बिंदु बी पर स्थित आवेश, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत तीव्रता, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु एम पर विद्युत तीव्रता, बी पर स्थित आवेश के कारण एम पर विद्युत तीव्रता बराबर E2। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश अब बाटा दूरी का स्क्वायर। फिर से दूरी देखिए, बी पर स्थित आवेश के कारण एम पर तीव्रता, बी पर स्थित आवेश के कारण एम पर तीव्रता E2। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हो जाएगा BM, दूरी हो जाएगा BM का स्क्वायर, दूरी हो जाएगा BM का स्क्वायर। BM का मान दिया है √r² प्लस l स्क्वायर। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो मान हो जाएगा हमारा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश अब बाटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी का स्क्वायर रूट में दिया था तो रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बात आती है दिशा की। तो यहाँ ऋण आवेश था, ऋण आवेश का तीव्रता की दिशा आकर्षण, आकर्षण खींचेगा, खींचेगा तो एम से बी की ओर, खींचेगा तो एम से बी की ओर। दिशा हो जाएगा एम से बी, दिशा हो जाएगा एम से बी की ओर। कुछ लोग का सवाल हो सकता है कि सर क्यू का मान माइनस में दिया है, आपने माइनस क्यों नहीं लिखा।
क्यों यहाँ पर जब माइनस में दिया है तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लिखा? तो इसका जवाब ये होगा कि बहादुर विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि में माइनस चिन्ह दिशा बताता है। सदिश राशि में माइनस चिन्ह दिशा बताता है, इसीलिए यहाँ पर हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किए हुए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 एवं 2 से दोनों के मान बराबर है, केवल दिशा अलग अलग है लेकिन मान बराबर है। तो लिख सकते हैं E1 बराबर E2। मान बराबर है, दिशा भले ही अलग अलग है लेकिन मान बराबर है, तो E1 बराबर E2। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समझिए, ये हमारा डायग्राम हुआ। यदि डायग्राम से रिलेटेड कोई सवाल हो तो इसका सवाल हम लोग अलग करेंगे। पहले हम लोग बारी बारी से समझते हैं, पहले डायग्राम की बात कर लेते हैं। डायग्राम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, डायग्राम से रिलेटेड जो बातें वो लिखवाई गई है। डायग्राम में कौन कौन क्या है, कैसे कैसे है, उसी के बारे में आपको लिखवाया गया है। इसके बाद हमने क्या किया, धन आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाला E1, ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाला E2। आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। 1/4πε0 गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। तो आवेश बटा दूरी का स्क्वायर हमने सॉल्व किया। यहाँ पर भी हमने आवेश बटा दूरी का स्क्वायर सॉल्व किया। रूट में दिया था, रूट का स्क्वायर कैंसिल हो गया। बात आती है दिशा की। तो ये धन आवेश है तो धक्का दिया, ऋण आवेश है खींचे। तो धन आवेश का तीव्रता की दिशा A से M की ओर, ऋण आवेश का तीव्रता की दिशा M से B की ओर खींचेगा। जब हम दोनों को देख रहे हैं तो दोनों के मान बराबर है, केवल दिशा अलग अलग है। कुल मिलाकर के E1 और E2 के मान क्या है? इसको हम लोग समीकरण 3 कर लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले स्टेज को बढ़ते हैं, अवयव की तरफ। अब हम लोग अगले स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, अवयव की तरफ। E1 का MC के दिशा में अवयव कितना है? E1 cos थीटा। E1 का MC के दिशा में अवयव कितना है? E1 cos थीटा और लंबवत दिशा में E1 sin थीटा। E2 का MC के दिशा में अवयव कितना है? E2 cos थीटा और cos के लंबवत में E2 sin थीटा। चलिए देखते हैं। अब E1 का MC के दिशा में अवयव, E1 का MC के दिशा में अवयव बराबर E1 cos थीटा। समीकरण नंबर 4। E1 का MC के दिशा में अवयव, समीकरण 4, E1 cos थीटा। E1 का MC के लंबवत दिशा में अवयव, लंबवत दिशा में अवयव E1 sin थीटा। E1 का MC के लंबवत दिशा में अवयव E1 sin थीटा। E1 का MC के दिशा में अवयव E1 cos थीटा। E1 का MC के लंबवत दिशा में अवयव E1 sin थीटा। पुनः E2 का MC के दिशा में अवयव, दिशा में अवयव बराबर E2 cos थीटा। जैसा कि आप लोग डायग्राम देख सकते हैं अपने कॉपी में, जो आपने डायग्राम बनाया है। E1 का MC के दिशा में अवयव E1 cos थीटा और MC के लंबवत दिशा में अवयव E1 sin थीटा। पुनः E2 का MC के दिशा में अवयव E2 cos थीटा और cos के लंबवत दिशा में अवयव E2 sin थीटा। तो वही हमारा टर्म है जो आप देख पा रहे होंगे। E2 का MC के लंबवत दिशा में अवयव, E2 का लंबवत दिशा में अवयव E2 sin थीटा। समीकरण नंबर 7। E1 का MC के दिशा में अवयव E1 cos थीटा। E1 का MC के लंबवत दिशा में अवयव E1 sin थीटा। E2 का MC के दिशा में अवयव E2 cos थीटा और E2 का MC के लंबवत दिशा में अवयव E2 sin थीटा। थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो जो डायग्राम में था वही बातें हैं। अच्छा बाबू, E1 और E2 बराबर है। E1 और E2 बराबर है तो दोनों तरफ sin थीटा से गुना कर देंगे तो क्या बराबर रहेगा?
दोनों तरफ साइन थीटा से गुना कर देंगे तो क्या तो भी बराबर रहेगा? जरूर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और समझते हैं E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर है, फाइनल है। E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर है। चित्र में देखिए E1 sin थीटा ऊपर है और E2 sin थीटा नीचे है, तो क्या हम कह सकते हैं कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर एवं विपरीत है। E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर एवं विपरीत है, और जब दो सदिश बराबर एवं विपरीत हो तो उनका परिणाम ही शून्य हो जाता है। तो कह सकते हैं कि E1 sin थीटा E2 sin थीटा के बराबर एवं विपरीत है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो E1 sin थीटा यहाँ है और E2 sin थीटा यहाँ है। हम कह सकते हैं कि समीकरण 5 एवं 7 से स्पष्ट है कि समीकरण 5 एवं 7 से स्पष्ट है कि E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा, E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, अतः ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एक बार फिर समझते हैं डायग्राम को, बात को ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो सदिश था E1 और E2, हमारे पास दो सदिश था E1 और E2। E1 को हमने दो हिस्सा में, हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना था, E1 और E2 को, हमें इन्हीं दोनों को जोड़ना है, E1 और E2 को। तो E1 और E2 को जोड़ना था तो हमने E1 को दो हिस्सा में तोड़ दिया, E1 cos थीटा और E1, E2 को दो हिस्सा में तोड़ दिया। अब कितने हो गए? 4। पहले दो को जोड़ना था, दोनों को हमने दो हिस्सा में तोड़ दिया, तो कितने हो गए? 4। 4 में से ये दोनों बराबर एवं विपरीत है, ये दोनों खत्म हो गए, बच गए 2, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे। हमारे पास जोड़ना था E1 और E2 को, E1 और E2 को जोड़ना था, E1 को दो हिस्सा में तोड़ दिया, E2 को भी दो हिस्सा में तोड़ दिया। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और विपरीत है, खत्म हो गए, बच गए ये दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में हो तो प्लस, एक ही दिशा में हो तो प्लस। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो प्लस। तो देखिएगा, माना बिंदु M पर कुल विद्युत तीव्रता, बिंदु M पर कुल विद्युत तीव्रता बराबर E, तो E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सर ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में, इसीलिए हमने प्लस कर दिया। आप डायग्राम देख सकते हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए हमने प्लस कर दिया। अब आपको क्या करना है? E1 का मान बैठाना है, E2 का मान बैठाना है और cos थीटा का मान बैठाना है। E1 का मान बैठाना है, E2 का मान बैठाना है और cos थीटा का मान बैठाना है। सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। cos थीटा का मान कहां से बैठाएंगे? तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्व, यानी OA बटा AM, OA बटा AM, आधार बटा कर्व। तो बहादुर इसमें E1 का मान बैठाइएगा, E2 का मान बैठाइएगा, cos थीटा का मान बैठाइएगा और सॉल्व करिएगा, और जो भी आपका आएगा आंसर मेरे पास व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकते हैं। आप E1 का मान, E2 का मान, cos थीटा का मान बैठाइएगा, जो भी उसका आपका सॉल्व करके आएगा आप रिप्लाई करिएगा। ऐसे हम इसको अगले क्लास में जो है सॉल्व करके फाइनल आंसर देंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद बहादुर।